नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं किसान आंदोलन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, प्लस जो कृषि संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से बात करना चाहूँगा। क्योंकि यदि हम भारत में रहते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हमको कृषि के बारे में ये चीज़ पता रखना ही चाहिए कि क्या दिक्कत है, आखिर ऐसी क्या समस्या है कि पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान जो है अभी शंभू बॉर्डर पे आके जो है डटे पड़े हैं। हमने देखा कि कुछ साल पहले भी जो है 13 महीने वो जो है किसान बॉर्डर पे आके रुके थे। और जब जो ये तीनों जो लॉज हैं, जो फार्म लॉज जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लाए थे, जब नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया कि वो उनको विड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद ही वहां से गए। तो कृषि हमारे देश का सबसे प्रधान कार्य है। मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है इसमें इन्वॉल्व है। और मीन्स अगर आप टोटल रिसर्च करें एग्रीकल्चर पे तो आपको ये लगेगा कि आज भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे कि किसान जूझ रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं कि अभी जो किसान जो आए हैं उनका मुख्य मांग क्या है। तो उनका 3 मुख्य मांग है। पहला कि वो एमएसपी की लीगल गारंटी चाहते हैं। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है और साल किसान एक सरकार जो है, भारत सरकार, वो हर साल 2 बार जो है मीन्स कोई भी फसल को बोआने से पहले जो है उसका वो प्राइस रिलीज कर देती है। ऐसा इसलिए ताकि किसान को गारंटी मिल सके कि अगर वो जो फसल उगाने जा रहा है उसका अगर कोई खरीदार नहीं भी मिला तो वो सरकार को बेच देगा और इससे उसको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन किसानों का ये कहना है कि भले ही हम 23 फसल के लिए एमएसपी देते हैं, 22 फसल और एक जो है शुगर केन है, लेकिन जिसको गन्ना बोलते हैं, लेकिन किसानों को कहना है कि ये सिर्फ पेपर पे है। एक्चुअल में 2 या 3 ही फसल सरकार खरीदती है ठीक से। एक तो वो चावल हो गया, दूसरा गेहूं हो गया और बाकी एक आध और। बाकी उनका कहना है कि बाकी जितने भी दूसरे फसल हैं जैसे कि सनफ्लावर है या सैफफ्लावर है या रेप सीड है, बाकी जितने भी एमएसपी के अंडर आते हैं वो सब के सब किसान जो है खुद के भरोसे हो जाते हैं। अगर वो बिका तो ठीक है और नहीं बिका तो सारा समस्या खुद उन्हीं को झेलना पड़ता है, सारा नुकसान भी खुद उनको झेलना पड़ता है। हम लोग खुद ही कई बार देखते हैं कि गोभी जो है वो 2 रुपये केजी बिक रहा है, टमाटर 3 रुपये केजी बिक रहा है। कई बार इस तरीके का भी चीज आ जाता है और इसमें बहुत सारे किसान जो है अपने खेत में ही ट्रैक्टर चलवा देते हैं या उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसानों का ये कहना बिल्कुल सही है कि सिवाय चावल और गेहूं के वो किसी भी चीज में उतने अधिक कंफर्टेबल नहीं है उसको उगाने के लिए। और अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो सरकार वहां पे कुछ भी नहीं देखती है। मीन्स अगर उनको नुकसान भी होगा तो ये उनका नुकसान है। दूसरा, किसानों का ये भी कहना है कि उनको जो है जितना उनका जो फार्म वेव है या जो किसानों का जो कर्जा है वो माफ किया जाए। देखिए ये कहां से राइज होता है। अगर आप नरेंद्र मोदी का पिछले 10 साल देखें तो इन्होंने लगभग 14 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स का कर्जा माफ किया है। 10-15 बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनका कर्जा माफ किया है। साल 2019 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत दी जिससे कि कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटा के 22% कर दिया गया और जिसके कारण जो बड़े कॉर्पोरेट्स उनको 1,60,000 करोड़ का जो है उनको कंपेंसेशन हुआ। भारत सरकार का यह कहना था कि इतना उनको रियायत इसीलिए दिया गया ताकि वो नया फैक्ट्रीज बनाएंगे, नया शोरूम खोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने उसी पैसे से अपना ही पुराना लोन चुका दिया। सेम बात पीएलआई स्कीम के साथ भी है। कहने का यह मतलब है कि अगर आप कॉर्पोरेट्स का इतना बड़ा कर्जा माफ कर सकते हैं तो आप फिर किसान का 50,000 करोड़ का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि एक परिवार में पिता जो है एक बेटे को मर्सिडीज दे रहा है, बीएमडब्ल्यू दे रहा है और दूसरे को जो है मारुति सुजुकी कार दे रहा है और कह रहा है तुम इसी में जियो। झगड़ा तो होना ही है। अगर आप लीगल टर्म्स में देखें इस चीज को तो किसानों का कहना है कि जब बड़े व्यापारी का 14 लाख करोड़ माफ हो सकता है तो फिर हमारा जो है वो 50,000 करोड़ क्यों नहीं माफ हो सकता। मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूं। अब हमें एमएसपी के बारे में थोड़ा बात समझनी चाहिए कि आखिर ये है क्या। भारत सरकार ये कहती है कि अगर आप हिंदुस्तान का सारा क्रॉप अगर भारत सरकार खरीदे, जितने भी क्रॉप्स हैं, तो वो 17 लाख करोड़ खर्च होगा। ये तभी है कि भारत सरकार सारे मीन्स क्रॉप्स को खरीदे और उसको किसी गोदाम में बंद कर दे। वो 17 लाख करोड़ का है। लेकिन एमएसपी जो 23 फसल में दिए जाते हैं एमएसपी, वो जितने भी टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं उसका 28% है, केवल 28% जो कि एमएसपी है। और क्रिसिल नाम की एक संस्था है, उसने एक ये निकाला था। उसका कहना था कि अगर भारत सरकार 2022-23 में जितने भी क्रॉप्स एमएसपी के अंडर है अगर उसको खरीदती तो भारत सरकार को 21,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा व्यय करना पड़ता। क्योंकि यदि भारत सरकार कोई फसल खरीदेगी फिर उसको बेचेगी भी तो उससे उसको कुछ मुनाफा भी होगा, किसी चीज में उसको घाटा भी हो सकता है। तो उसका कहना था कि 21,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ सकता है भारत सरकार को अगर 2022-23 में। एग्रीकल्चर के ही मामले में अक्सर अपना राय देने वाले योगेंद्र यादव कहते हैं कि 2017-18 में जब उन्होंने कैलकुलेट किया था तो ये था कि भारत सरकार को 47,000 करोड़ खर्च करने पड़ते
अगर वो जितने भी 23 फसल है अगर वो लीगल गारंटी के तहत उसको खरीद लेती तो कहने का मतलब अगर भारत सरकार ये फसल को खरीदेगी तो भारत सरकार इसको बेचेगी भी और लगभग उसको 47,000 करोड़ जो है भारत सरकार को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है अगर वो इस 23 फसल को बेचने का जिम्मा उठाती तो। लेकिन किसानी पे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि खुद सरकार के ये आंकड़े कहते हैं, जिस सरकार ने 2021 में आंकड़े पेश किए थे कि अगर हम किसी फैमिली एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की बात करें तो उसका जो औसत आय है महीने का वो 10,218 रुपया है। उसमें ऐसा भी है कि एक आदमी ने चाय का दुकान खोल रखा है या एक आदमी ने पान का दुकान खोल रखा है और वो खेती भी करता है तो उसको कहीं से भी इनकम आ रहा है या उसने 2 गाय पाल रखे हैं तो 10,218 रुपया जो है वो है। ये खुद भारत सरकार का आंकड़ा है। और अगर आप पूरे देश में अगर आप फार्मिंग कर लें सिर्फ और सिर्फ खेती से तो जो औसत आय है वो प्रतिदिन केवल 27 रुपया है, ₹27 पर डे। तो कहने का मतलब एक और भारत सरकार का ये आंकड़ा जो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में आया था कि अगर हम 17 स्टेट्स का बात करें तो जो जितने भी फार्मर्स है जो कि फार्मिंग से कमा रहे हैं वो साल में 20,000 से कम लगभग कमाते हैं, मतलब लगभग महीने का 1,700 रुपया, ओनली 1,700। तो कहने का ये मतलब है कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो हमें इसका प्रॉपर इवेल्युएशन करना पड़ेगा क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि जो बड़े कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहां पे किसानों के साथ कुछ इस तरीके से नहीं होता है। बिल्कुल गलत है। अगर आप अमेरिका का देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2022 में जो है उसने $30 बिलियन के सब्सिडी दिए हैं अपने किसानों को। अमेरिका में एक साल में प्रति एक किसान को लगभग 80 लाख रुपए का सब्सिडी मिलता है। एग्जैक्ट फिगर इसका 79 लाख है। 79 लाख रुपए एक किसान को सब्सिडी दिया जाता है। वही आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें OECD की, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, टर्की है, US सब कोई है, अगर आप आते हैं OECD कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने $260 बिलियन का सब्सिडी दिया है। मतलब किसानी एक ऐसा चीज है जिसमें सारी सरकारें, चाहे वो अमीर देश हैं, वो जानती हैं कि इसमें इनको मदद देना ही पड़ेगा, इनको सब्सिडी देना ही पड़ेगा और तभी ये इस पे ये आगे बढ़ेंगे। आप भारत में खुद ही किसी गांव में जाइए और वहां पे किसानों का हालत देखिए। कोई किसान बहुत महंगा कार चढ़ता है क्या? कोई किसान बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता है क्या? खुद भारत सरकार का ये आंकड़ा है कि भारत में 87% किसान जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं और केवल 13% किसान ही ऐसे हैं जो कि अमीर किसान है, जिनके पास जो है 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। और भारत सरकार का ये कहना है कि ये जो MSP अगर हम गारंटी की लीगल गारंटी कानून लाए तो इससे अमीर किसानों को ही फायदा होगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि अगर हम MSP देंगे, देखिए अगर आप पहले हरियाणा का बात करें तो हरियाणा में पहले किसान चना उगाते थे और पंजाब में पहले किसान मक्का उगाते थे, लेकिन 1980 के बाद से उन्होंने धीरे धीरे ये सब चीज छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि यार मक्का खुद ही उगाओ, उसको खुद ही बेचो, प्लस प्रॉफिट भी कितना है पता नहीं, इससे क्यों ना बेटर है कि हम गेहूं उगाएं और सीधे सरकार को बेच दें। अगर हमको वापस से किसान को मक्का की खेती में या सोयाबीन की खेती में, माने दाल की खेती में, अगर दूसरे चीजों की खेती में लाना है तो एक तो सबसे पहले हमको इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि जो उनको पिछले फसल से जो प्रॉफिट आ रहा था उससे ज्यादा प्रॉफिट इसमें आए, तभी तो वो जाके कोई नया फसल ट्राई करेंगे और नया खेती में मीन्स कुछ नया कोशिश करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि भारत में एग्रीकल्चरल एक ऐसा क्राइसिस है जिस पर अब लिटरली ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का पिछले 10 साल का देखें तो एक्चुअल में जो गांव क्षेत्र में जो लेबर लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनका एक्चुअल में जो वेज का जो इंप्रूवमेंट है वो केवल 1% है अगर हम इन्फ्लेशन को हटा दें। क्योंकि आप कोविड के ही बाद से देखें इन्फ्लेशन भी बहुत हद तक बढ़ा, हर चीज का दाम लगभग 25% से लेकर 30% तक बढ़ा है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स की भाषा देखें तो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब रहा है। मीन्स वहां पे एक्चुअल में 2017 के बाद से कोई वेज ही इंक्रीज नहीं हुआ अगर आप वहां पे महंगाई को घटा दे तो। इसलिए ये रूरल डिस्ट्रेस की समस्या होती जा रही है। गांव में वैसे भी रोजगार नहीं है और गांव से लोग 5,000 की नौकरी के लिए, 10,000 की नौकरी के लिए, 15,000 की नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी करने के लिए बिहार या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे राज्य से लोग दिल्ली, हरियाणा ये सब जगह जाते हैं क्योंकि उनको खेती में कोई अपना भविष्य ही नहीं दिखता है। इसीलिए हम जो सब्सिडी देते हैं हिंदुस्तान में वो अगर हम दूसरे देशों की तुलना में करें तो कुछ भी नहीं। आप इमेजिन कीजिए अमेरिका में 79 लाख रुपीज एक फार्मर को सब्सिडी मिलता है। उसके अलावा वहां पेट्रोल भी सस्ता है, वहां डीजल भी सस्ता है। वही हाल चाइना का भी है, यहाँ तो डीजल भी महंगा है, मतलब यहाँ इनपुट कॉस्ट भी ज्यादा है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी MS स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन स्वामीनाथन ने जो ये कहा कि हम किसी भी किसान को जो है उसका जो जितना भी उसका लागत लगा है प्लस 50%, C2 प्लस 50% मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी किसान को गेहूं उगाने में 1,000 रुपया लगा है तो उसकी आमदनी कम से कम 1,500 रुपया होनी चाहिए।
उसी तरीके से उसको धान उगाने में अगर 3,000 लगा है तो उसकी आमदनी कम से कम 4,500 होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि इतना एम्पल इनकम जरूर होना चाहिए ताकि किसान जो है अच्छा जिंदगी जी सके, और उसके पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, वो अपने बच्चों को अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, और तब हमारे पास जो है एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो साल 2019-20 के जो बजट में जो अनाउंस किया कि वो कैपिटल, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको जो है कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22% घटाया, तो उसको 1,61,000 करोड़ का फायदा हुआ। 1,61,000 करोड़ कितना होता है? मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन लिखते हैं कि अगर हम 15 लाख गरीब बच्चों को पूरा स्कूल कॉलेज से लेकर उसके भारत के प्रीमियम यूनिवर्सिटी से उसको अगर हम डिग्री कॉलेज कराएं तो उनके पढ़ने और रहने खाने टोटल लोगों का खर्चा 15 लाख बच्चों का वो जो है 1,61,000 करोड़ होता है। इससे आप बताइए क्या शानदार ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करते हैं। तो अब भारत में एक ऐसा समय आ गया है कि लिटरली जो है यहाँ पे इकोनॉमिस्ट को काम करने की जरूरत है और भारत सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। और हमारा जो ये रूरल डिस्ट्रेस है, जो एग्रेरियन क्राइसिस है, जो सिर्फ ये गेहूं और चावल को पैदा करने का जो होड़ है, इसकी डिपेंडेंसी को खत्म करने की जरूरत है। और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके हम उनको सब्सिडी या हमें उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने की जरूरत है। किसानों का यह भी कहना है कि भारत सरकार अभी 2 साल पहले तक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम चलाती थी, जिसका लगभग कॉर्पस 4,000 करोड़ का होता था। इसके थ्रू अगर कोई फसल जो है वो अगर बहुत ही कम दाम में होने लग गया और किसान को घाटा होने लग गया है तो भारत सरकार जो है उसमें इंटर करके 5% या 10% उसका खरीद लेती थी। और उसके बाद जो है क्योंकि वो मीन्स अचानक से जो है थोड़ा डिमांड जो है बढ़ जाता था, क्योंकि जो सप्लाई घट गया और फिर उसका डिमांड बढ़ने से जो है किसान वहां पे प्रॉफिट कमा लेते थे। भारत सरकार ने उसको भी बंद कर दिया है। तो अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने से काम नहीं चलेगा। हर जगह किसान प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी उनके ट्रैक्टर को नहीं रोका जाता है, कहीं पे कीलें नहीं लगाई जाती हैं, कहीं पे टीयर गैस नहीं बरसाए जाते हैं। और इस तरीके से जो आज का गोदी मीडिया है, जो कि बिल्कुल बिका हुआ मीडिया है, उसके थ्रू ये खालिस्तानी खालिस्तानी कह के प्रोपेगेंडा नहीं चला जाता। हमारे भारत के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही हो गया है कि इसका जो अधिकतर मीडिया है उसके मालिक बिल्कुल सरकार के कब्जे में आ गए हैं। वो जानते हैं कि वो अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ भी दिखा दें तो उनका पैसा रुक जाएगा। कुछ मालिक तो जो है राज्यसभा सांसद बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो मीडिया के ऑनर्स हैं मैक्सिमम, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखने के चक्कर में लगने के कारण जो है देश का इतना महत्वपूर्ण संस्था जो प्रेस है वही आज पूरे खतरे में पड़ गया है। तो अब भारत सरकार को जो है किसानों से बिल्कुल बात करने की जरूरत है। आप एक टेबल पे बैठिए और आप दिखाइए कि भाई ठीक है हमारा फिजिकल डेफिसिट इतना है, लेकिन हम कितना कर सकते हैं। अगर हम बड़े कॉर्पोरेट्स को पैसा दे सकते हैं, अगर हम बड़े कॉर्पोरेट्स को रियायत दे सकते हैं, अगर हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को पीएलआई स्कीम के तहत 18 लाख करोड़ रुपया दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं किसानों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, उनके कर्जा माफी के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि ये कर्जा माफी का जो टेंडेंसी है गलत है, फिर बाद में सब लोग कहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है ना, इतने बड़े कॉर्पोरेट्स का किया तो गया जिनका करने का कोई जरूरत नहीं था। इटली ने बड़े कॉर्पोरेट से वेल टैक्स लगाया कि तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति है, तुम उसमें से टैक्स दो, जिससे कि हम अच्छे स्कूल बनवा सकें, अच्छे मीन्स फूड सेक्टर में काम कर सकें, हम अच्छा हेल्थ सेक्टर में काम कर सकें। हम भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो ये एक बिल्कुल एक प्रॉपर टाइम आ गया है कि हमें अब फार्मिंग पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और इस तरह के लोगों से जो सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अशोक गुलाटी जैसे लोगों से जो कहते हैं कि अगर एमएसपी पे सरकार खरीदने लगी तो 25% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऐसे बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि चाहे मनरेगा स्कीम हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो यूपीए ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था, जिसके तहत आज भी चावल और गेहूं सबको मिलता है, जब भी वो आया था तो ऐसे ही ह्यूमन क्राइसिस मचा था, ह्यूमन क्राई कि कहां से पैसा आएगा, लोगों को क्या मिलेगा, देश में महंगाई बढ़ जाएगा। लेकिन आखिरकार वो सब सक्सेसफुल हुए। मनरेगा ने गांव में लोग आमदनी बढ़ाई, मनरेगा ने औरतों को काम दिया, मनरेगा के कारण लोग जो है गांव छोड़कर शहर आना कम किए। तो हर चीज का एक प्रॉफिट होता है, उसका एक प्रॉफिट और लॉस है, और उसका एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सरकार को जरूर करना चाहिए। और हमें किसानों को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मामला सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का नहीं है, ये मामला बिहार के भी किसान का है, उत्तर प्रदेश का भी किसान का है। अगर बिहार में किसानी बहुत अच्छे से हो रही होती तो लोग वहां से ये 5,000 की नौकरी करने के लिए, 10,000 का सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए, 15,000 में ठेला ढोने के लिए दिल्ली नहीं आ रहे होते या दूसरे राज्यों का पलायन नहीं कर रहे होते। इसलिए फार्मिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट को, अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए। और इस पे वो जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। किसानों के अकाउंट को सस्पेंड कर देना, ट्विटर को फोर्स करना कि तुम इनके वीडियोज को मत दिखाओ, इनके अकाउंट डिलीट करो,
इन पे टीयर गैस सेलिंग करा देना, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे लोकतंत्र काम नहीं करता है। अगर लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाना है तो हमें अपने किसानों की रखवाली करनी ही पड़ेगी। नमस्ते।